अम्मा ने सोचा था कि बेटे बहू के साथ थोड़ा दिन वह घूम फिर लेंगी, थोड़ा शहर का हवा पानी खा लेंगी तो मन थोड़ा बहल जाएगा और कुछ दिन बेटे बहू के साथ भी रह लेंगी। वैसे तो बेटे सतीश ने अभी उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन इस बार सतीश को बुलाकर वे उसके साथ ही शहर चल दी। वैसे भी गांव के एकाकीपन जीवन से उब कर ही उन्होंने शहर में रहने का फैसला किया था। किंतु यहाँ अकेले कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। यहाँ भी बोझिल एकांत उन्हें नागपास की तरह जकड़े हुए था। लगता था जहाँ भी जाएंगी वहाँ चुप्पी, वीरानी और मनहूसियत उनके साथ साई की तरह चिपकी रहेगी। गाँव में कष्ट ही क्या था उन्हें। सुबह चाय के साथ 4 रोटियाँ सेक लेती थी। उनके सहारे दिन मजे से कट जाता था। कोई काम धाम नहीं, कोई सिरदर्द नहीं। उलझन थी तो यही कि पहाड़ सा लंबा दिन काटे नहीं कटता था। भूले भटके कोई पड़ोसन आ जाती तो कमर पर हाथ रखकर ठिठोली करती। अम्मा जी को अपनी गृहस्थी से बड़ा मोह है। रात दिन चारपाई पर पड़े पड़े गड़े धन की चौकसी किया करती हैं। कैसा गड़ा धन बहू, वह उदासीन भाव से जवाब देती। लेटना तो वक्त काटने का एक जरिया है। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेटी रहती हूँ, लेटे लेटे थक जाती हूँ तो उठ बैठती हूँ। पड़ोसिन सहानुभूति जताते हुए वहीं देहरी पर बैठ जाती। जिंदगी का यही रोना है। जवानी में आदमी के पास काम ज़्यादा, वक्त कम होता है। बुढ़ापे में काम कुछ नहीं, वक्त ही वक्त रह जाता है। बाल बच्चे अपनी दुनिया में रम जाते हैं। बूढ़े माँ बाप बैठकर मौत का इंतज़ार करते रहते हैं। उनमें से अगर एक चल बसे तो दूसरे की ज़िंदगी दुभर हो जाती है। जब से बाबूजी गुजरे हैं तुम्हारे चेहरे पर हंसी दिखाई ही नहीं देती। ना हो तो कुछ दिन के लिए सतीश भैया के यहाँ घुमाओ, तुम्हारा मन बदल जाएगा। यही मैं भी सोचती हूँ, वह गंभीर भाव से सिर हिलाती। सतीश का खबर आया है कि वह अगले महीने आएगा, तभी उससे कहूँगी कि मुझे अपने साथ ले चले। पर अम्मा को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सतीश खुद ही उन्हें साथ ले चलने के लिए आतुर हो उठा। वजह यह थी कि बेटे के सत्कार में माँ ने बड़ी चाव से भोजन बनाया था, दाल चावल रोटी भाजी और चटनी। किंतु जब थाली सामने आई तो सतीश समझ नहीं सका कि इनमें से कौन सी वस्तु खाने लायक है। दाल चावल में कंकड़ भरे हुए थे। कांपते हाथों की वजह से कोई रोटी किसी शहर का नक्शा बन गई थी तो कोई रोटी कम, डबल रोटी ज़्यादा लग रही थी। भाजी के नाम पर नमकीन पानी में तैरते हुए आलू के टुकड़े थे। कुचले हुए आम में कहने भर के लिए पुदीना था। अम्मा ने खुद ही अपराधी भाव से सफाई दी। यह खाना कैसे खा सकोगी बेटा? बुढ़ापे में न हाथ पांव चलते हैं, न आंखों से सूझता है। अपने लिए जैसे तैसे 4 टिक्कड़ सेक लेती हूँ। तुम्हारे लायक खाना नहीं बना सकी। आज तुम भूखे ही रह जाओगे। खाना बहुत अच्छा बना है अम्मा। सालों बाद तुम्हारे हाथ की बनी रोटी खाई तो पेट से ऊपर खा गया हूँ। सतीश ने आधा पेट खाकर उठते हुए कहा। उसने मन ही मन फैसला भी कर लिया कि अम्मा को इस हालत में एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ेगा। भावनाओं के जोश में उसने दोबारा फैसला यह किया कि गांव का मकान बेच देगा। वह जानता था कि अगर मकान रहा तो अम्मा कुछ ही दिनों में गांव लौटने की जिद करेंगी। कांटा जड़ से उखड़ जाए तभी अच्छा है। सदा की संकोची अम्मा बेटे के सामने अपनी अनिच्छा जाहिर नहीं कर सकी। नतीजा यह हुआ कि 2 दिन में मकान बिक गया। तीसरे दिन गांव के जीवन को अलविदा कहकर अम्मा बेटे के साथ शहर चली गई। शहर आते ही पहला एहसास उन्हें यही हुआ कि गांव का मकान बेचने में जल्दीबाजी हो गई है। बहू ने उसे देखकर जिस अंदाज में पाँव छुए और जिस तरह मुंह लटका लिया, वह उन्हें बहुत खला। आखिर वह बच्ची तो थी नहीं। अनमनी ढंग से किए जाने वाले स्वागत को पहचानने की बुद्धि तो रखती ही थी। बच्चों ने भी एक बार सामने आकर नमस्ते की औपचारिकतावश और फिर ना जाने घर के किस कोने में समा गए। बहू ने नौकर को हुक्म दिया, अम्मा जी के लिए पीछे वाला कमरा ठीक कर दो। गुसलखाना जुड़ा होने के कारण वहाँ इनको आराम रहेगा। एक पलंग बिछा दो और इनका सामान वहीं पहुँचा दो। उसके बाद चाय दे आना। मैं मैम साहब के यहाँ किटी पार्टी में जा रही हूँ।
बहू सैंडल खटखटाती हुई चली गई और वह बहुत चक्की सी सोफे पर बैठी रह गई। कुछ देर बाद नौकर ने उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया। एक ट्रे में चाय नाश्ता भी ला दिया। अकेले बैठकर चाय का घुट भरते हुए उन्होंने सोचा, क्या सिर्फ इसी चाय की खातिर भागी हुई यहाँ आई हूँ? पर यह चाय भी अगली सुबह कहाँ मिल सकी थी। रात का खाना वह नहीं खाती, यह बात बहू जानती थी। इसीलिए उसने शाम को खाने के लिए कुछ नहीं पूछवाया। कुछ और लेंगी यह भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। वह इंतज़ार करती रही कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई उनके पास अवश्य आएगा, हालचाल पूछेगा। पर निराशा ही हाथ लगी। जब बहू बच्चों की आवाज़ें आनी बंद हो गई और घर में सन्नाटा छा गया तो एक ठंडी सांस लेकर वह भी लेट गई। टूटे मन को उन्होंने खुद ही दिलासा दिया, मुझे सफ़र से थका जानकर ही कोई नहीं आया, फिजूल ही मैं बात को इतना तुल दे रही हूँ। सुबह जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो वह बेचैन होने लगी। मुंह अंधेरे उठकर उन्होंने दैनिक कार्यों से छुट्टी पा ली थी। अब चाय की तलब उन्हें व्याकुल बना रही थी। दूर से आती चाय के प्यालों की खटर पटर जब सही नहीं गई तो उन्होंने सोचा, लो मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, यहाँ बैठी चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। आखिर कोई मेहमान तो हूँ नहीं। मुझे खुद उठकर बाल बच्चों के बीच पहुँच जाना चाहिए। यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कितना बेतुका है। बीच के कमरों को पार करके वे खाने के कमरे में जा पहुँचे। वहाँ बड़ी सी मेज के इर्द गिर्द बैठे बहू बच्चे नाश्ता चाय कर रहे थे। सतीश शायद पहले ही खा पी कर उठ चुका था। अम्मा को देखकर एक बारगी सन्नाटा सा खिंच गया। अगले ही पल बहू तमक कर उठते हुए बोली, बुढ़ापे में जबान शायद ज़्यादा ही चटोरी हो जाती है। अम्मा समझ नहीं सकी कि इस बात का मतलब क्या है। बहुत चक्की सी बहू का मुंह ताकने लगी। बहू ने तीखी आवाज़ में बात स्पष्ट की, इन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी, बच्चों के स्कूल का समय हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी सबको खिला पिला कर आपके पास चाय भेजने की सोच ही रही थी, पर तब तक सब्र नहीं कर सकी आप। अम्मा फीकी हंसी हंसते हुए बोली, ठीक कहती हो बहू, अभी चाय के लिए कौन सी देर हो गई है। मैं भी हड़बड़ी में बैठी न रह सकी। वह वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद नौकर एक गिलास में ठंडी चाय और एक तस्तरी में 2 जले हुए टोस्ट लेकर आ पहुंचा। जिस चाय के लिए वह इतनी आकुल थी, वह चाय अब जहर का घुट बन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से ही अम्मा उसे गले से नीचे उतार सकी। ना चाहते हुए भी आंखों के सामने मेवे, फल और मिठाई से सजी हुई खाने की मेज बार बार घूम रही थी। चाय पीकर गिलास रख ही रही थी कि बेटा बड़े व्यस्त भाव से कमरे में आकर बोला, क्या हाल है अम्मा, यहाँ आकर अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बेटा। चाय वाय पी ली। मैंने कंचन से कह दिया है कि तुम्हारे आराम का पूरा ख्याल रखें। दोपहर के खाने में अपनी मनपसंद चीज़ बनवा लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को देर से लौटूंगा। इस मशीनी ज़िंदगी में मुझे मिनट भर की फुर्सत नहीं। तुम बिना किसी संकोच के अपनी हर ज़रूरत कंचन को बता देना। ठीक है बेटा। वह प्लास्टिक के चाबी भरे बबुए की तरह नपे तुले शब्द ही बोल पाई। बस दिन भर में सिर्फ यही बातचीत थी जो किसी ने उनके साथ की। उसके बाद सारा दिन वह अकेली पड़ी पड़ी उबती रही। नौकर एक बार आकर उनके कमरे में पानी से भरी सुराही रख गया, दोबारा आकर उन्हें खाने की थाली दे गया। उसके बाद कोई उनके कमरे में झांकने तक नहीं आया। सुबह का अनुभव इतना कड़वा था कि खुद उनकी हिम्मत भी दोबारा बहू बच्चों के बीच जाने की नहीं हुई। बोझिल अकेलापन सांप की तरह उनको निरंतर डसता रहा। वह पहली दफ़ा बेटे बहू के यहाँ नहीं आई थी। पहले भी राशि और अथर्व के जन्म पर सतीश उन्हें लिवा लाया था। जिद करके साल साल भर रोके रखा था। उसी समय इसी बहू ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। इतना लाड़ लड़ाती थी कि अपनी सगी बेटी भी क्या दिखाएगी। दूध, फल, दवा हर चीज़ उन्हीं के हाथ से लेती थी। ज़रा देर होती नहीं कि अम्मा अम्मा कहकर आसमान सिर पर उठा लेती थी। सतीश हंसकर कहा करता था, तुमने इसे बहुत सिर चढ़ा रखा है अम्मा, देखता हूँ कि इसके सामने मेरी कदर घट गई है।
यह पराए घर की लड़की तुम्हारी सगी हो गई है और मैं सौतेला हो गया। इसी चालाक बिल्ली ने सीधे मेरी दूध की हांडी पर मुंह मारा है। सुनकर वह भी हंस पड़ती। उन दिनों सतीश की आर्थिक स्थिति साधारण थी। घर में एक भी नौकर नहीं था। अम्मा बहू की देखभाल करती, नवजात बच्ची को संभालती और घर की सार संभाल करती। एक पाँव बहू के कमरे में रहता था तो एक रसोई में। इन महारानी को तो बच्ची को झबला पहनाना तक नहीं आता। बच्चे कपड़े भिगोते तो लेटे लेटे गुहार लगाती थी, अम्मा जी जल्दी आना, अपनी नटखट पोती की मस्ती दिखना। अब भी वही अम्मा थी और वही बहुरानी। बदलाव आया था तो सिर्फ स्थितियों में। बहू अब हर महीने हजारों रुपए कमाने वाले अफसर की बीवी थी और अम्मा बूढ़ी व लाचार होने के कारण उसके किसी काम की नहीं रही। तभी तो घर के कबाड़ की तरह कोने में पटक दी गई। अगर अब भी उनके बदन में अचार, मुरब्बे और बड़ियाँ बनाने की ताकत होती, यह बहू अपनी मिस्री घुली आवाज़ में अम्मा अम्मा पुकारती नहीं थकती। असक्त प्राणी को दया करके परसी हुई थाली दे देती थी, यही क्या कम था। पर बूढ़े आदमी की पेट भरी रोटी के अलावा भी कोई ज़रूरत होती है, इसे बहू क्यों नहीं समझती। जिस अकेलेपन को भरने के लिए गांव छोड़ा, वहीं अकेलापन यहाँ भी कुंडली मार कर उन्हें अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। इस वेदना को कौन समझता। अम्मा ठंडी सांस भर कर पलंग पर लेट जाती। अपने आप उनके कमरे में कोई नहीं आता। यदि वह उठकर सबके बीच पहुंचती तो एकाएक करके सब खिसकने लगते। यूं आपस में बहू बच्चे हंसते, कह कहे लगाते। पर अम्मा के आते ही सबको कोई ना कोई काम जरूर याद आ जाता। सबके चले जाने पर वह अचकचाई हुई कुछ देर खड़ी रहती, फिर खिसिया कर अपने कमरे की तरफ चल पड़ती। पाँव में जहर फैल जाने पर आदमी उसे काट कर फेंक देना पसंद करता है, लेकिन अम्मा तो बहू बच्चों के उल्लास भरे जीवन का जहर न थी। फिर क्यों घर वालों ने उन्हें विषाक्त अंग की भांति अलग कर दिया था, इसे वह समझ नहीं पाती थी। वह इतनी सीधी और सौम्य थी कि उनसे किसी को शिकायत हो ही नहीं सकती थी। बहू आधी आधी रात को पार्टियों से लौटती। राशि और अथर्व अजीबो गरीब पोशाकें पहनकर बाजीगर के बंदर की तरह भटकते। अम्मा कभी किसी को नहीं टोकती, फिर भी सब उनकी निगाहों से बचना चाहते थे। हर एक की दिली ख्वाहिश यही रहती थी कि वह अपने कमरे से बाहर ना निकले। नहाने धोने और सोने की सारी व्यवस्थाएं जब कमरे में कर दी गई हैं तो अम्मा को बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है। एक दिन अकेले बैठे बैठे जी बहुत उबा तो वह कमरे में झाड़ू लगाने के लिए आई नौकर से इधर उधर की बातें पूछने लगी। क्या नाम है, कहाँ घर है, कितने भाई बहन हैं, बाप क्या करता है। उनका यह काम कितना निंदनीय था, इसका आभास कुछ देर बाद ही हो गया। बहू पास वाले कमरे में आकर ऊंची आवाज़ में उन्हें सुनाते हुए बोली, जैसा स्तर है वैसे ही लोगों के साथ बातें करेंगी। नौकर के अलावा और कोई नहीं मिला उन्हें बोलने के लिए। उत्तर में राशि की जहरीली हंसी गूंज गई। वह अपनी कुर्सी पर पत्थर की तरह जड़ी बैठी रह गई थी। गांव में भी अम्मा अकेली थी, पर वहाँ यह सांत्वना थी कि सबके बीच पहुँचने पर एकाकीपन की यंत्रणा से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर वह निराशा के अथाह समुद्र में डूब गई थी। रेगिस्तान में प्यासे मर जाना उतनी पीड़ा नहीं देती जितना कि नदी किनारे प्यास से दम तोड़ देना। गली का घर होता, सड़क के किनारे बना मकान होता तो कम से कम खिड़की से झांकने पर राह चलते आदमियों के चेहरे नजर आते। यहाँ अम्मा किसी कैदी की तरह खिड़की की सलाखों के नज़दीक खड़ी होती तो उन्हें या तो ऊंचे दरख्त नजर आते या फूलों से लदी क्यारियाँ। फिर भी वह खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी रहती थी। कम से कम ठंडी हवा की झोंके तो मिलते थे। बैठे बैठे कुछ देर को आंखें झपक जाती तो लगता जैसे बाबूजी पास खड़े कह रहे हैं, संजू उठोगी नहीं, देखो कितनी धूप चढ़ाई है, चाय पानी का वक्त निकला जा रहा है। चौंक कर आंखें खोलते ही सपने की निस्सारता जाहिर हो जाती। बाबूजी अब कहाँ, याद आते ही मन गहरी पीड़ा से भर उठता। झपकी लेते हुए अम्मा खींच जाती। ओ, ये बाबूजी इतना शोर क्यों कर रहे हैं, चीख चीख कर आसमान सिर पर उठाए ले रहे हैं। क्या कहा? सतीश ने दबात की स्याही फैला दी। अरे बच्चा है, फैल गई होगी स्याही, उसके लिए क्या बच्चे को डांटते ही जाओगे, बस भी करो ना।
अचानक चौंक कर जाग उठी अम्मा। बाबूजी की नहीं, यह तो खिड़की के नीचे भुगते कुत्तों की आवाज़ है। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और हट हट करके कुत्तों को भगाने लगी। बुढ़ापे के कारण नज़र कमज़ोर थी, फिर भी इतना मालूम पड़ गया कि किसी कमज़ोर और मरियल कुत्ते को 3-4 ताकतवर कुत्ते सता रहे हैं। शायद धोखे से फाटक खुला ही रह गया होगा, तभी लड़ते हुए भीतर घुस आए थे। इधर उधर देखकर अम्मा ने मच्छरदानी का डंडा निकाला और उसे खिड़की की सलाखों से बाहर निकालकर भुगते हुए कुत्तों को धमकाने लगी। काफ़ी कोशिश के बाद वह सूखे मरियल कुत्ते को उन कुत्तों के शिकंजे से बचा सकी। हमलावरों के चले जाने पर चोट खाया हुआ कमज़ोर कुत्ता वही हांफता हुआ बैठ गया और कातर निगाहों से अम्मा की ओर देखने लगा। सब ओर से दुरदुराया हुआ वह कुत्ता उनसे शरण की भीख मांग रहा था। इस गंदे घिनौने जख्मी और मरियल कुत्ते पर अनायास ही अम्मा सदैव हो उठी। वह खुद क्या उन जैसी नहीं थी? बूढ़ी, कमज़ोर, उपेक्षिता और सर्वथा एकाकी। तन चाहे रोगी ना था, पर मन क्या कम जख्मी और लहूलुहान था। दोपहर को जब नौकर खाना लाया तो अम्मा ने बड़े प्यार से उस घायल कुत्ते को 2 रोटी खिला दी। भावावेश के न जाने किन छड़ों में नामकरण भी कर दिया, झबरा। झड़े हुए रोए वाले कुत्ते के लिए यह नाम उतना ही बेमेल था। उनकी निगाह एक बार भी कुत्ते की बदसूरती पर नहीं गई। अम्मा अब काफ़ी संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। उन्हें लगता जैसे अब वह अकेली नहीं है, झबरा उनके साथ है। झबरा को उनकी ज़रूरत थी, तो एक दिन उन्हें उसके भाग जाने की चिंता बनी रही, पर धीरे धीरे यह आशंका भी मिट गई। झबरा के स्नेहदान ने अम्मा के बुझते हुए जीवन दीप में लौ में नई जान डाल दी थी, पर घर वालों को उनका यह छोटा सा सुख भी गवारा नहीं हुआ। एक दिन बहू तेज चाल से चलती हुई कमरे में आई और खिड़की के पास जाकर नाक सिकोड़ते हुए बोली, कितना गंदा कुत्ता है, न जाने कहाँ से आ गया है। चौकीदार को डांटना पड़ेगा, उसने इसे भगाया क्यों नहीं। अम्मा जी का पालतू कुत्ता है जी, अब तो चुपड़ी रोटी खा खा कर मोटा हो गया है। पीछे खड़े हुए नौकर ने पीले गंदे दांतों की नुमाइश दिखा दी। बेशरम, सड़क के लावारिस कुत्ते को हमारा पालतू कुत्ता बताता है। हमें पालना ही होगा तो वो कोई बढ़िया विदेशी नस्ल का कुत्ता पालेंगे। ऐसे सड़क छाप कुत्ते पर तो हम थूकते भी नहीं हैं, बहू रुष्ट स्वर में बोली। अगले ही पल उसने नौकर को हुक्म दिया, देखो अंधेरा होने पर इस कुत्ते को कहीं दूर फेंकाना। इस बोरी में बंद करके ऐसी जगह फेंकना जहाँ से दोबारा ना आ सके। बहू जिस अफसराना अंदाज से आई थी वैसे ही वापस चली गई। अम्मा ने बड़े असहाय भाव से खिड़की की ओर देखा। न जाने क्यों उनका जी डूबने लगा। पिछले साल बाबूजी के मरते समय भी उन्हें ऐसी ही अनुभूति हुई थी। लगा था जैसे इतनी बड़ी दुनिया में अनगिनत आदमियों की भीड़ होने पर भी वह अकेली रह गई हैं। अकेलेपन का वही एहसास इस समय अम्मा को हुआ। उन्होंने खुद को धिक्कारा। छी, कितनी ओछी हूँ मैं। बेटे बहू और चांद सूरज जैसे 2 पोती पोते के रहते हुए भी मैं अकेली कैसे हो गई। यह मामूली कुत्ता क्या मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज है। पर खुद को धोखा देना आसान ना था। अकेलेपन की भयावहता से आशंकित मन दूसरी बार दहशत से भर गया। पिछले साल बाबूजी के चीर बिछोह पर वह रोई थी। हालांकि तब से मन बार बार रोता आ रहा था, पर आज भी आंखें दूसरी बार छलछला उठी। अगले दिन नौकर जब चाय और नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो वह सो चुकी थी हमेशा के लिए। शायद कल रात झबरा से बिछड़ने के बाद वे बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन ऐसी टूटेंगी कि दुनिया से ही बिछड़ जाएंगी, इसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। फिर क्या था, रिश्तेदारों, समाज, पड़ोसियों के सामने बहू ने जो आंसू बहाए उसे देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता कि यह वही बहू है जो कभी उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। कुछ इस तरह एक और बूढ़ी अम्मा का जीवन पति के मृत्यु के बाद अकेलेपन से जूझते हुए आखिर खत्म हो गया। कैसी हो बेटी? फ़ोन पर बाबूजी के यह शब्द सुनते ही उसकी निराशा वीरान जिंदगी में जैसे प्रेम की बारिश हो जाती और वह उगा देती झूठ की फसलें। हाँ बाबूजी, बहुत खुश हूँ। अमित बहुत ध्यान रखते हैं, जुबान से कुछ निकले नहीं कि हर फरमाइश पूरी।
अभी कल ही लौट कर आए हैं 2 दिन की पिकनिक से। वैसे भी रांची के पास कितने झरने हैं, चले जाओ तो लगता है जैसे प्रकृति की गोद में बैठे हों। और वो आधे घंटे तक बोलती रही एक खुशनुमा जिंदगी की नकली दास्तान, किसी परी कथा सी। उसे भी कहाँ पता था कि वो इतनी अच्छी कहानियाँ बना लेती है, झूठी कहानियाँ, पर उन्हें बनाने का उसका उद्देश्य सच्चा होता था। वो जो भी है भोग लेगी, बस बाबूजी खुश रहें, उसका मायका सलामत रहे, बाबा का घर भरा रहे। एक बेटी यही तो चाहती है, वो दूर जिंदगी की धूप झेलती रहे पर उसकी जड़ें सुरक्षित रहें। बाबूजी भी खुश होकर कहते, बिटिया ऐसे ही खुश रहो, हम लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फ़ोन रख कर अक्सर वह सोचती, अच्छा किया बाबूजी से झूठ बोल दिया, वैसे भी तो सेहत साथ नहीं देती उनकी। मेरा दुख सुनेंगे तो सह नहीं पाएंगे, कल के परलोक जाते आज ही चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने बाबूजी को नहीं खोना चाहती, मैं उन्हें अपना दुख नहीं बताऊंगी। फ़ोन ख़त्म कर भी नहीं पाई थी कि तभी अमित आ गए। बाबूजी से क्या हंस हंस के बतिया रही थी। अभी तो शादी के इतने साल हो गए, अभी भी जब देखो मन माँ बाप में ही लगा रहता है। जब मन में माँ बाप ही बसे रहेंगे तो ससुराल में मन कैसे रमेगा। ये शालीन औरतों के लक्षण नहीं हैं। आज उसने कोई जवाब नहीं दिया। कितना छांटा है, कितना काटा है उसने शालीन औरतों की परिभाषा में खुद को फिट करने के लिए, पर जितना वो काटती है ये सांचा उतना ही कस जाता है। कौन बनाता है शालीन औरतों के सांचे। औरत को इतना बोलना है, इतना हंसना है, इतनी बार मायके जाना है और इतना इतना। उफ, कितने कसे होते हैं यह सांचे। फिर अमित का सांचा, वो तो इतना कसा था, इतना कसा कि उसे लगता शायद अमित की शालीन औरतें वो ताबूत हैं जिसमें घुटकर वह मर जाएगी। कहते हैं बाढ़ बहुत तेज हो तो बांध टूट ही जाते हैं, चाहे कितने मजबूत बने हों, पर मन के बांध तो अचानक टूटते हैं। पता ही नहीं चलता कब से दर्द की नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बस जरा सा पानी बढ़ा और टूट गया बरसों मेहनत से बनाया सहेजा गया बांध। ऐसे ही उस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया जब बिटिया बोल पड़ी, पापा दुकान वाले अंकल ने टॉफ़ी दी है। बात मामूली थी पर स्वभाव से सकी अमित आग बबूला हो गए। क्या ऐसी ही शालीन औरतें होती हैं, हर किसी से रिश्ते गांठती हैं। लो अब बिटिया भी अंकल कह रही है, कोई अंकल, कोई चाचा, कोई भैया। और इन रिश्तों की आड़ में जो होता आ रहा है वो हमसे छुपा नहीं है। अमित तो कहकर चले गए, लेकिन वो रोती रही, रोती रही। कितना कसा है उसने खुद को, कभी आती जाती नहीं, किसी से बात भी नहीं करती। अब इससे ज़्यादा क्या करे। तभी बेटी उसके गले में बाहर डाल कर बोली, माँ सामने वाले भैया बुला रहे हैं, उनके घर खेलने जाऊँ। पता नहीं इन शब्दों ने क्या जहर सा असर किया। वो आपा खो बैठी, बेतहासा बेटी को पीटने लगी। खबरदार, भैया चाचा मामा किसी को कहा, सब आदमी हैं आदमी, बस। अभी तक तो तेरे पापा की वजह से कितना दुख को सांचे में ढालने की कोशिश की है, अब तू हर किसी को अंकल मामा चाचा कहेगी तो मेरे सांचे और कस जाएंगे। सांस लेने की हद तक घुटन भरी है मेरे जीवन में, कहकर वह रोती रही घंटों। जब होश आया तो बेटी आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। सॉरी मम्मी, अब कभी नहीं कहूँगी अंकल भैया, आप मत रो प्लीज़ मम्मी। कितने मासूम होते हैं यह बच्चे। लगा कि किसी फूल की पंखुड़ी सी सहेज कर रख ले अपने मन की किताब के सुनहरे पन्नों के बीच, कोई दुख छू भी ना जाए। पर कितना भी चाहो, माँ बाप के हिस्से के दुख बच्चों के भाग्य में भी जन्म से लिखे जाते हैं। वो जान गई थी कि एक सक्की पति के साथ निभाना इतना आसान नहीं है। कहाँ तक खुद को काटेगी, कहाँ तक छाटेगी। ख़त्म हो जाएगी तो क्या अमित का शक दूर कर पाएगी। कल को बेटी बड़ी हो जाएगी तो यह शक का सिलसिला उसे भी अपनी चपेट में ले लेगा। नहीं, सिहर उठी थी वह अपने ही ख्याल से। बेटी को सीने से लगाकर उसने निर्णय कर लिया कि अब की बाबूजी को बता देगी सब, अपनी बेटी को यूँ घुट घुट कर नहीं मरने देगी। बाबूजी को बताने के बाद बाबूजी का चेहरा उदास हो गया। थोड़ी देर में खुद को संयंत्र कर जाने कहाँ से संचित गुस्सा उनकी आंखों में उतर आया। रोश में बोले, मैं भी जाता हूँ तुम्हारे ससुराल, इसको ये सुना देंगे, उसको वो सुना देंगे, फिर देखे तुम्हें कैसे कोई वहाँ सताता है। बात स्पष्ट थी, रहना तो उसे उसी घर में था।
जहाँ सुनाकर आने से बात नहीं बनती, उसकी हिम्मत तोड़ने का तरीका सिर्फ कड़वे शब्द ही नहीं थे, साइलेंट ट्रीटमेंट भी था। सुनने के बाद अमित चुप नहीं बैठेंगे। अमित जानते थे कि कब कौन सा हथियार चलाना है जिससे वह टूट जाए। जब अमित कुछ न कहते हुए भी उसको यह एहसास दिला देते कि वो इस घर में होकर भी उसके लिए नहीं है, उसकी वैल्यू कोने में पड़े सोफे से भी कम है। वो सबसे बात करते पर उसकी तरफ देखते भी नहीं, घर की जिम्मेदारियां से पूरी तरह मुंह मोड़ लेते। वो बाबूजी को कैसे समझाए कि उसका आत्मसम्मान इस साइलेंट ट्रीटमेंट से इतनी बुरी तरह कुचल जाता है कि उसके पास अमित के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। वो जानती थी कि सुना आने से या ना सुना देने से उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अंजाम जानती थी, इसीलिए उसने बाबूजी को इसे उसे सुनाने से यह कहकर रोक दिया कि मैंने बस बताने के लिए बताया है। अब मैंने कमर कस ली है, मैं सब ठीक कर लूँगी, आप चिंता ना करें। झूठ की एक और फसल लहलहाने लगी। काश बाबूजी कहते, मैं तुम्हें इस योग्य बना दूंगा कि तुम अपनी लड़ाई लड़ सको। काश बाबूजी उसे हिम्मत देते, काश सिर्फ प्यार देते, और उस प्यार में उसमें इतनी हिम्मत आ जाती कि वह अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध कर पाती, घर से बाहर निकल आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह खोजती। बाबूजी को तो उसने रोक दिया, पर उसके आंसू कहाँ रुके। सोचा था अब नहीं बताएगी कुछ भी अपने बारे में, पर मन भी बड़ा अजीब होता है। स्नेह का स्पर्श पाकर आंसू बन ढुलक जाता है। ये आंसू फिर अगली बार मायके आने पर फिर अम्मा के सामने ढुलक गए। अम्मा रो दी, बाबूजी भी आ गए। उनके आते ही वो माहौल को हल्का करने के लिए चाय लेने चली गई। जब लौटी तब कानों में बाबूजी की आवाज़ पड़ी। बाबूजी अम्मा से कह रहे थे, अपने घर पर ध्यान दो, उसकी समस्याओं पर क्या करेंगे। सुनाने तो देती नहीं है, खुद ही निपटेगी। उसके हाथ काँप गए। तो ये होता है मायके का सच। कोई यह नहीं कहता कि तुम्हारा वहाँ दम घुट रहा है तो यहाँ आ जाओ, लौट आओ बेटी, ये भी तुम्हारा ही घर है, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। नहीं, अब वो मेहमान है इस घर में, जहाँ उसे सिर्फ 4 दिन के लिए आना है, खुश रहकर दिखाना है ताकि अगली बार फिर बुलाया जाए। ऐसे मेहमानों को कौन पूछता है जो अपना रोना लिए बैठे रहे। यहाँ मेहमान वहाँ सामान। क्या कोई जगह है जहाँ उसे अपनापन मिल सके। उसने तय कर लिया कि अब स्नेह से भी अपने मन को पिघलने नहीं देगी, पहले की तरह ही झूठ की फसलें उगाएगी। आखिर यही तो भाती है सबको, सच सुनना कौन चाहता है, तो यह झूठ ही सही। वह झूठ बोलने लगी। अमित बदल गए हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ, सब ठीक हो गया है। सबके चेहरे पर तसल्ली दिखती, वो इतने में ही खुश हो जाती। चलो, उसका झूठ तो सबको खुशी दे गया। फिर वो भी अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी, सिमटती जा रही थी, सूखती जा रही थी। उसकी देह उसके दुख की चुगली कर रही थी। पिचके गाल, धंसती आंखें, उदास चेहरा उसकी झूठ की धज्जियाँ उड़ा देते। वो हर प्रश्न को घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, बच्चों के पीछे भाग दौड़ कहकर संभाल लेती और सब मान भी लेते। वो सबके चेहरे पर सुकून देखकर अपराध बोध से मुक्ति पा जाती कि उसकी वजह से कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस बार फिर झूठ का पुलिंदा लेकर मायके चली गई थी। सूटकेस से निकाल कर तह खोल ही रही थी कि बाबूजी आ गए। उसने झट से सूटकेस बंद कर लिया, कहीं इन तह करे हुए झूठे में कोई सच न झांकने लगे और बाबूजी की पैनी निगाहें उसे पकड़ लें। मायके के 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। वापस जाते समय सूटकेस पैक करने में कोई दिक्कत नहीं, न झूठ को तह लगाना था न सच को छुपाना था। तभी बाबूजी ने आवाज़ लगाई तो वह बाबूजी के कमरे में गई। बाबूजी उसे वसीयत दिखाने लगे। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह चली। थोड़ा खुद को संयत करती बोली, मेरे बाबूजी, अभी आप 100 बरस जिएंगे, कुछ नहीं होगा आपको, फिर यह वसीयत क्यों। बाबूजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह जरूरी होता है बिटिया, कल का क्या भरोसा। लो, तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। दोनों भाइयों को मैंने यथासंभव बराबर ही बांटा है ताकि कोई झगड़ा ना हो। क्यों होगा बाबूजी, जब आपने इतने ध्यान से बांटा है। आंसुओं को रोकते हुए उसने बड़ी मुश्किल से कहा। तभी बाबूजी ने एक स्टैम्प पेपर उसके आगे कर दिया। ये क्या है बाबूजी।
उसने प्रश्नवाचक निगाहों से बापूजी की ओर देखा। बिटिया, तुम तो जानती हो कि अब सरकारी कानून है कि मायके की जायदाद पर बेटियों का भी हक है। आगे कोई झंझट ना आए, इसीलिए मैंने यह पेपर वकील से बनवा लिए हैं। इसमें लिखा है कि मेरा मायके की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। मैं सहमत हूँ कि वो सब कुछ मेरे भाइयों को ही मिले। थोड़ा रुककर बाबूजी बोले, तुम इस पर साइन कर दो। उसने साइन कर दिए। वैसे भी उसे कुछ चाहिए ही नहीं था, पर इतना तो समझ आ गया, रूप अलग है, रंग अलग है, ढंग अलग है, पर शक से उसकी मुक्ति कहीं नहीं है, ना वहाँ ना यहाँ। चलते समय दो घरों के बीच अपनी घर तलाशती डबडबाई आंखों से कोच में डाले गए चावलों में से मुट्ठी भर चावल पीछे की ओर उलीचते हुए उसने जोर से कहा, बाबा का घर भरा रहे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम सबका दिन सुखमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत